नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के पार्ट 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। देख लीजिए, यदि आप पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है और इससे बाहर आपके परीक्षा में नहीं आएगा। जो भी बोर्ड पेपर हो या फिर स्कूल पेपर हो, उसमें इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है दोस्तों। जो भी आएगा इस चैप्टर से जो भी आएगा इसी वीडियो में से आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। यहाँ पर आप बहुत ही सिस्टम से लिखा गया है, इसको आप देख सकते हैं बारी बारी से। यहाँ पहले आपको हम बता दे रहे हैं किस सन में क्या घटना हुई है, क्या हुई है, क्या नहीं हुई है, किस सन में। यहाँ पर देख लीजिए क्या किस सन में मतलब कैसे कैसी घटना हुई है, कैसी कैसी बातें हुई हैं, इसे आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए 1797 ईस्वी में क्या हुआ है। यहाँ देख लीजिए 1797 ईस्वी में क्या हुआ। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। मतलब जब नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था तो किस सन में किया था? 1797 ईस्वी में किया था। इसे आप याद रखिएगा। 1797 में क्या हुआ था? नेपोलियन का इटली पर हमला, मतलब नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था 1797 ईस्वी में। देख लीजिए 1807 में क्या हुआ था? जूस एपी मस्सिनी का जन्म। जो जूस एपी मस्सिनी थे उनका जन्म हुआ था 1807 का 7 में जूस एपी मस्सिनी का जन्म हुआ था। यहाँ देखिए 1810 में क्या हुआ था? तो पर्सा के मंत्री, जो पर्सा के मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे काबूर, उनका जन्म हुआ था। 1810 में किनका जन्म हुआ था? तो पर्सा के मुख्यमंत्री काबूर का जन्म हुआ था। यहाँ देख लीजिए 1814 से 1815 तक में, मतलब इसके बीच में क्या हुआ था? देख लीजिए नेपोलियन का पतन, मतलब नेपोलियन का मृत्यु हुआ और वियना संधि हुआ। इसी समय वियना संधि भी हुआ 1814 से 1815 के बीच। वियना शांति संधि भी हुआ। इसके बाद 1905 ईस्वी में देख लीजिए क्या हुआ था? हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में रवाल राष्ट्रवाद मजबूत होता है। यह इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 1818 में क्या हुआ घटना, तो उसे देख लीजिए उदारवादियों की क्रांति। मतलब जब 1818 ईस्वी आया था उसमें उदारवादियों ने क्रांति करना शुरू कर दिया था। जो उदारवादी लोग थे, वहाँ के रहने वाले उदारवादी ग्रुप थे, वही 1818 में क्रांति प्रारंभ कर दी है। उसी को यहाँ बताया गया, इसे याद रखिएगा। 1821 में देख लीजिए क्या हुआ था? यूनानी स्वतंत्रता के लिए संग्राम, मतलब यूनानी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करने लगे, संघर्ष करने लगे। तो वो किस सन में करने लगे? तो 1821 ईस्वी में करने लगे। यहाँ देख लीजिए 1866 में क्या हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध, मतलब जो सेडोवा का युद्ध हुआ था वह हुआ था कितना में? 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ था। यहाँ देख लीजिए 1859 से 1870 के बीच क्या हुआ था? तो इटली का एकीकरण हुआ था। जो इटली था उसका एकीकरण किया गया था, उसको एक बनाया गया था, उसको एक राष्ट्र बनाया गया था। अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हुआ था, अलग अलग राज्यों में विभाजित था, तो उसे एक बनाया गया। इटली का एकीकरण किया गया, सभी को सम्मिलित करके एक बना दिया गया। यहाँ देख लीजिए 1859 से 1870 के बीच, इसे ध्यान दीजिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी महत्वपूर्ण है, इसे देख लीजिए। 1866 से 1871 के बीच जर्मनी का एकीकरण हुआ। जो जर्मनी था, जर्मनी को एकजुट किया गया 1866 से 1871 के बीच। क्या किया गया? जर्मनी को एकजुट किया गया, एकीकरण किया गया। यहाँ देख लीजिए 1832 में क्या हुआ था? तो देख लीजिए यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता, मतलब जो यूनान थे उसे स्वतंत्र कर दिया गया था। कितने में कर दिया गया? 1832 में। 1832 में यूनान को स्वतंत्र कर दिया गया, मतलब उनको मान्यता दे दिया गया, जो जाओ आप स्वतंत्र हो। देख लीजिए यहाँ हम आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं इस चैप्टर का। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए एक मिला 1700 ईस्वी का, मतलब 1797 ईस्वी का। यानी कि यहाँ देख लीजिए 1797, एक 1900। देख सकते हैं दोस्तों, दोनों यही दोनों आपको याद करना है। बाकी सब में आप 1800 लिख कर और कुछ भी अपने मन से थोड़ा बहुत आगे पीछे कर कर लिख सकते हैं यहाँ पर, तो उतना दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि उतना ध्यान दिया नहीं जाता परीक्षा में। चेक कर दिया जाता है, वैसे ही नंबर दे दिया जाता है। यहाँ देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था। यहाँ देख लीजिए 1905 में, इसको याद कर लीजिए। ये पूछा भी नहीं जाता है, मगर याद कर लीजिए, कहीं पूछ दिया जाए तो दिक्कत हो सकती है।
फिर यहाँ देख लीजिए 1800 सभी में 1800 तो आप अंदाजे लगा कर लिख सकते हैं, तभी सही हो जाएगा। यदि आपको याद नहीं है तो याद रहेगा तो रियल वाला लिखिएगा, नहीं याद है तो 1800 लिख कर कुछ भी लगा दीजिएगा, यहाँ 66 लगा दीजिए, 71 लगा दीजिए, कुछ भी लगा देंगे तो सही हो जाएगा। उसको उतना ध्यान नहीं दिया जाता, थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। यहाँ देख लीजिए अगला टॉपिक देख लीजिए, फ्रांस की राज्य क्रांति की कारण, मतलब जो फ्रांस में राज्य क्रांति आई तो वह किस कारण से आई उसी को बताया गया। देख लीजिए यहाँ जो फ्रांस है, फ्रांस की जो राज क्रांति है, मनो राजा के ऊपर जो क्रांति किया गया वह किस कारण से किया गया वही बताया गया है। जो फ्रांस है, फ्रांस में राजा के ऊपर जो क्रांति किया गया, जो उसको राजा को क्रांति किया गया तो किस किस कारणों से किया गया, कौन कौन से वह कमियां थी जिसे राजा के ऊपर क्रांति किया गया। देख लीजिए सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्रवाद प्रथम अभिव्यक्ति जागृत हुई। क्या हुई देख लीजिए यहाँ, जब 1789 ईस्वी आई तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो फ्रांसीसी क्रांति आई थी वहाँ फ्रांस में जो फ्रांसीसी क्रांति आई थी उसके साथ राष्ट्रवाद का भावना आया। पहली बार राष्ट्रवाद का भावना आया तभी आया जब फ्रांसीसी क्रांति के साथ आया, तो भी फ्रांसीसी क्रांति आया तो उसी के साथ राष्ट्रवाद की भावना भी आ गई। यहाँ देख लीजिए तब फ्रांस एक ऐसा राज्य था, जो फ्रांस था तो एक ऐसा राज्य था जिसके समस्त भूभाग पर एक निरंकुश शासक का अधिकार था। जो एक निरंकुश शासक था वह अधिकार था, मतलब अयोग्य शासक था, कोई योग्य नहीं था, जो वो सिर्फ अपना देखता था, लोगों को बारे में नहीं सोचता था, जिसका कोई अंकुश ही नहीं था। वह अपना कोष भर रहा था, अपना बैंक मतलब अपना देख रहा था, सिर्फ लोगों से कोई लेन देन मतलब नहीं रखता था। यहाँ लोग मरे या खाए पिए कुछ भी करे उससे कोई लेन देन नहीं रखता था। देख लीजिए पर वह निरंकुश शासक का अधिकार था, वह निरंकुश शासक वो जितना भी भूभाग था वहाँ के जितना भी एरिया था, क्षेत्र था, उस पर एक निरंकुश शासक का अधिकार था, जिसके निरंकुशता के कारण उसी के निरंकुशता के कारण फ्रांसीसी नागरिकों के समूह ने क्रांति की ओर बढ़े और लोगों ने राष्ट्र का गठन निर्धारित करने के लिए संघर्ष छेड़ा। फ्रांस के क्रांति के कारणों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। मतलब देख लीजिए जब वह जिसके जो उसके निरंकुशता के कारण फ्रांसीसी नागरिकों के बीच एक देश को आज़ाद करने का भावना उत्पन्न हुआ। भावना उत्पन्न होने के लिए वो अपने लगे सब राष्ट्र का गठन करने, अपना खुद ही राष्ट्र बनाने लगे, सब निर्धारित करने के लिए संघर्ष और वह सब राष्ट्र बनाने के लिए फ्रांस को, यूरोप को एक राष्ट्र बनाने के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर दिए। सब संघर्ष लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर दिए, सब मांग करना स्टार्ट कर दिए, सब कारणों का, और वह कौन कौन से कारण है उसको अध्ययन करने के लिए हम अनेक विषयों में जान सकते हैं। यहाँ देख लीजिए पहला है सामाजिक कारण। जो सामाजिक कारण था उससे भी लोग भड़क उठे थे। यहाँ देख लीजिए यही है सामाजिक कारण, यही राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब जो राजा था उसका जो नीति थी वह अच्छी नीति नहीं थी, वही कारण है। यहाँ जो राजा अपनी अच्छी नीति नहीं बना पा रहा था उसी को राजनीतिक कारण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए सामाजिक कारण, व सामाजिक कारण की वजह से भी यूरोप में संघर्ष होना प्रारंभ हो गया। यहाँ देख लीजिए आर्थिक कारण, मतलब रुपया पैसा के कारण थी, उसके कारण से भी आर्थिक मिस होता है दोस्तों, अर्थ मिस होता है, रुपया पैसा। यहाँ देख लीजिए आर्थिक कारण थी, जो रुपया पैसा की कारण थी उससे भी यूरोप के लोग भड़क उठे थे। यहाँ देख लीजिए बौद्धिक कारण, जो बुद्धिमान लोग के कारण भी वहाँ यूरोप में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया था। यहाँ देख लीजिए फ्रांस के राज्य क्रांति के राजनीतिक कारण का इस प्रकार है, मतलब जो राजनीतिक कारण था वह इस प्रकार है। पहले एक एक कर यहाँ बताया जा रहा है, हम आपको समझा दे रहे हैं। इसलिए फ्रांस के शासकों में निरंकुशता के कारण लोगों के अंदर राजतंत्र के खिलाफ आवाज़ उठने के साथ साथ विद्रोह का अभाव जागृत हुआ। वपोइलोई 14वां काफ़ी दम्भी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था, मतलब वो लड़ाकू प्रवृत्ति का था। वह क्या था
तो जो 14वां था, लुई 14वां था, वह दम्भी था, मतलब दमन करने वाला था, लोगों पर दमन करने वाला था और लड़ाकू टाइप का था। और उसके बाद से यहाँ देख लीजिए, जो शासक था वह तो निरंकुश था, उसको तो आप जान ही रहे हैं। अंदर की राजतंत्र खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, जो अंदर राजतंत्र थे वह उनके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और विद्रोह का अभाव जागृत होने लगा। यही निरंकुश राजतंत्र होता है दोस्तों, इसी को निरंकुश राजतंत्र कहते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। हम अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं और वहाँ देखते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, उसी का है, देख लीजिए दोस्तों, यही है निरंकुश राजतंत्र का ही है, या कुछ पार्ट है निरंकुश राजतंत्र का बच चुका है। यहाँ देख लीजिए, उसने विशाल अस्थाई सेना का गठन किया, मतलब जो निरंकुश राजतंत्र था उसको ख़त्म करने के लिए जो निरंकुश राजतंत्र था, उसने जो निरंकुश राजतंत्र था अस्थाई सेना का, विशाल अस्थाई सेना का गठन कर दिया। वह बड़े शान शौकत से राज्य का कार्य करता था, मतलब बहुत ही शान शौकत से राज्य का कार्य करता था, परंतु प्रजा की शिकायतों को सुलझाने में दुर्भाग्य था। मतलब जो प्रजा की शिकायत थी, जो दुख थी, परेशानियां थी, उसे वह ख़त्म नहीं करता था, उस पर ध्यान नहीं देता था। संजोग वस्तु लुई 14वां अयोग्य था, मतलब लुई 14वां जो था वो अयोग्य था, योग्य नहीं था, किसी भी काम करने के लिए योग्य नहीं था, अयोग्य था। और वह अपने दादा के दिए गए उद्देश्य को शीघ्र भूल गया, और जो उसके दादा उसे आदेश दिए थे, जो तुमको यह करना वो नहीं करना, उसे भूल गया, जिससे फ्रांस के आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। जो फ्रांस था उसका आर्थिक स्थिति, मतलब उस फ्रांस में रुपये पैसे की कमी आती गई और फ्रांस इस प्रकार बिगड़ती गई। शासन तंत्र खोखला हो गया, मतलब जो शासन तंत्र था वह खाली हो गया, उसमें एक भी रुपया पैसा नहीं बच सका, वह खाली हो गया। मरने के समय लुई 14वां ने कहा था कि उसने बाद पलय होगा। इसे समझ सकते हैं दोस्तों आप। मरने के बाद उसने यह आवाज़ दिया था कि उसके बाद प्रलय होगा। इसी को बताया है कौन, लुई 14वां मरने से पहले। यहाँ देख लीजिए दूसरा क्या है, अयोग्य राजा क्या होता है उसे देख लीजिए। लुई 15वें के बाद लुई 16वां भी एक अयोग्य शासक था। क्या हुआ, लुई 15वां था तो उसके बाद लुई 16वें भी अयोग्य शासक था। लुई 15वां तो था ही, लेकिन लुई 16वां भी अयोग्य शासक था। उसमें भी इच्छा शक्ति की कमी थी, मतलब उसमें भी इच्छा नहीं थी, अच्छी बातें नहीं थी, और तो उसमें शक्ति की कमी थी, शक्ति नहीं थी उसके अंदर। गद्दी पर बैठने, यहाँ देख लीजिए देख लीजिए दोस्तों, यहाँ गद्दी पर बैठने के बाद उसने कहा कि लगता है ब्रह्मांड ही सिखाए नहीं है, लगता है, मतलब उस पर गिर गए, मतलब ब्रह्मांड ही उस पर गिर गए हैं। उसने कहा कि उसके पूर्वज उसे कुछ सिखाए नहीं है, मतलब जो उसके पूर्वज हैं उसे कुछ सिखाए नहीं है। उसने कहा लुई 16वां काहिल और मूर्ख था, मतलब जो लुई 16वां था वो काहिल मतलब डरपोक था और मूर्ख था। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, मूर्ख था। राज्य की समस्याओं से उसे कोई रुचि नहीं थी, मतलब जो राज्य में समस्याएं थी उसे कोई रुचि नहीं थी, उसे कोई लगाव नहीं था, वह कोई मतलब नहीं रखता था। जब उसका मंत्री मैले सर्स अपना त्याग पत्र देने आया तो राजा ने यह कहकर सराहा कि तुम भाग्यशाली हो, तब त्याग पत्र दे रहे हो,
मतलब वह उसे भाग्यशाली बताया और कहा कि तुम त्यागपत्र दे रहे हो इसलिए तुम भाग्यशाली हो। यही था अयोग्य शासक में, यही सब अयोग्य शासक थे। ये जो लुई 14वां था, लुई 16वां था, यही लुई 15वां था, वो सभी अयोग्य शासक थे। इसे आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, इसे हम बता रहे हैं मेरी एंतोइनेट कौन थी, तो यह फ्रांस के लुई 14वें का लुई 16वें का पत्नी थी। सो दोस्तों, लुई 16वें की पत्नी थी। यहाँ देख लीजिए फ्रेंच वार्षिक अंश, इसको छोड़िए दोस्तों, इतना जानिए मेरी एंतोइनेट जो थी वह लुई 16वें की पत्नी थी। और वह कहाँ के रहने वाली थी, तो वह थी रहने वाले वहाँ के परसा के रहने वाली थी दोस्तों। मेरी एंतोइनेट कहाँ की रहने वाली थी, तो परसा की रहने वाली थी। हाँ सही है दोस्तों, वह परसा के रहने वाली थी। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए फ्रांस के राज्य क्रांति के आर्थिक कारण, मतलब जो फ्रांस था उसके जो राजा पे क्रांति किया गया, तो रुपया पैसा की क्या कारण आई उसी को बताया गया। देख लीजिए सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी, तो वही बताया गया सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण था, मतलब सर्वाधिक उस राज्य के सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, आर्थिक कारण यही था। देख लीजिए दोस्तों, आर्थिक कारण, आर्थिक दशा विशेष रूप खराब हो चुकी थी, मतलब जो आर्थिक दशा थी उसमें रुपये पैसे की जो दशा थी वह विशेष रूप से खराब हो चुकी थी। यानी फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची के वजह से लुई 14वें के लगातार युद्ध के कारण शाही कोष खाली हो गया। मतलब देख लीजिए, जब जो राजा थे वहाँ राजा थे वो फिजूल खर्च कर रहे थे, बिना जहाँ नहीं खर्च करना था वहाँ खर्च कर रहे थे, बेकार में खर्च कर दे रहे थे सभी पैसा को। उसी के वजह से लुई 14वें लगातार, और जो लुई 14वां था वो लगातार युद्ध करते रहा। युद्ध करने के कारण से पूरा राजकोष खाली हो गया तथा फ्रांस के राज्य क्रांति के आर्थिक कुछ इस प्रकार था, मतलब फ्रांस के जो राज्य क्रांति था इसी प्रकार से था, जैसे वहाँ का एक आर्थिक कारण था, तो बहुत ही सर्वाधिक सबसे अधिक वहाँ के कारण यही था कि आर्थिक रुपया पैसा की कमी आ गई थी। और फिर वहाँ से जो राजा थे वह फिजूल खर्ची कर रहे थे, बिना जहाँ खर्च नहीं करना था रुपया पैसा तहाँ खर्च कर रहे थे। और वहाँ युद्ध लगातार का लुई 14वां था, युद्ध लगातार करता रहा, उससे भी अधिक उसका कोषशाही खाली हो गया, मतलब राजकोष उसका खाली होने लगा, हो चुका। इस प्रकार आप युद्ध करेंगे तो जो नौकर सैनिक रहेंगे उनको तो देना पड़ेगा, तनख्वाह सबको देना पड़ेगा, बम बारूद जो भी किनेंगे आप हथियार उसमें पैसा लगेगा, तो कहाँ से आएगा, तो इसी से आर्थिक से तो आएगा। अर्थ में सो रुपया कैसा होता है, तो रुपया वैसे से ही तो खरीदाएगा वो। इसी प्रकार से वहाँ आर्थिक रुपये पैसा की युद्ध हुआ और अधिक से अधिक घटती हुई आर्थिक कारण अधिक से अधिक वहाँ देखने को मिला। हाँ दोस्तों यहाँ देख लीजिए फ्रांस की राज्य क्रांति का बौद्धिक कारण, मतलब जो फ्रांस था, फ्रांस में जो राजा की क्रांति थी, जो राजा के लिए क्रांति किया जा रहा था, फ्रांस में जो राजा के ऊपर क्रांति किया जाता था, तो उसमें बौद्धिक माने होता है बुद्धिमान लोग। बौद्धिक कारण क्या था उसमें, बुद्धिमानी कारण क्या था उसमें, देख लीजिए इसमें बुद्धिमान व्यक्ति 3 व्यक्ति थे। मतलब देख लीजिए जब फ्रांस में राज्य क्रांति किया जा रहा था तो उसमें 3 ही लोग बुद्धिमान सबसे अधिक थे। तो देख लीजिए पहला रूसो वाल्टेयर, दूसरा मॉन्टेस्क्यू। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है, इसे पूछा जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति के बौद्धिक कारण कुछ इस प्रकार है, जो राज्य क्रांति हुई थी उसका बौद्धिक कारण कुछ इस प्रकार है, देख लीजिए। राइकर ने लिखा कि फ्रांसीसी दार्शनिकों के मध्य से फ्रांस की राजनीति, आर्थिक व सामाजिक बुराइयों का उल्लेख किया जा सकता है। जो सामाजिक बुराइयां थी उसका और राजनीतिक आर्थिक थी उसका उल्लेख किया जा सकता है। उसे इस तरह मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक दी स्टीप ऑफ लॉ में राजा के दबी अधिकारों के सिद्धांत का बड़े जोड़
से खंडन किया। वही वाल्टेस्क्यू जो एक दक्ष पत्रकार एवं बयाकार था, मतलब पत्रकार एवं बयाकार था, बहिष्कार था। वह जनतंत्र के विश्वास मतलब वो जनतंत्र जनता के मतलब जो जनता लोग थे उनके विश्वास नहीं करता था, जो जनता पे विश्वास नहीं करता था, और चर्च से चाकी चिड़ा हुआ था, मतलब जो चर्च से चिड़ा हुआ था, उनके जो चर्च था उससे चिड़ा हुआ था, चर्च से चिड़ा हुआ था। यहाँ देख लीजिए चर्च में से बीमारी शायद होता है, उनके बीमारियों से चिड़ा हुआ था। लेकिन वह राजा को ही युक्त मानता था, मतलब वह राजा को ही मानता था, जहाँ राजा है, राजा मतलब योग्य है, वह अच्छा राजा है, यही मानता था। वह रूसों की लाचार व धूर्मण था, मतलब रूसों की लाचार और धूर्मण था। उसे अपने तर्क की आकार पर फ्रांस की धज्जी उड़ा दी, मतलब उसने अपनी तर्क के आकार पर, अपनी बुद्धि के आकार पर फ्रांस की धज्जी उड़ा दी, और लोगों के मन में क्रांति की भावना भर दी। और लोगों को मन में, जो लोग थे वहाँ के, जो जनतंत्र जन लोग थे, उनके मन में क्रांति करने की भावना उत्पन्न कर दी। यहाँ देख लीजिए जर्मनी और इटली का निर्माण। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हुआ है उसे देख लीजिए। तो पहले हम देखेंगे यहाँ जर्मनी का, यहाँ देख लीजिए यहाँ जर्मनी है, यहाँ जर्मनी का निर्माण। पुनः नीचे देखेंगे इटली का निर्माण, बारी बारी देखेंगे। सन 1848 के पश्चात, जो 1848 है उसके पश्चात, उसके बाद उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, जनतंत्र और क्रांति के कारण, जो राष्ट्रवाद था मतलब राष्ट्र बनाने की भावना थी, उसके लिए जो जनतंत्र था, लोगों का जो समूह था, उसे क्रांति के कारण अलग होने लगा। और वह अलग होने लगा क्योंकि 18वीं व 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवादी की लहर चली उसमें व्यापार और विश्व व्यापारी प्रभावित हो गए, मतलब जो व्यापार लोग थे और विश्व व्यापार लोग थे वह प्रभावित हुए। इस राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर उन अनेक राष्ट्रों में क्रांति या आंदोलन हुए, मतलब इसी को देखते हुए फ्रांस की राजक्रांति देखते हुए, फ्रांस की जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसे देखते हुए क्रांति और आंदोलन अनेक देशों में होने लगे, अनेक राष्ट्रों में होने लगे। इटली का जिससे परिणाम स्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, मतलब उसी के परिणाम स्वरूप अनेक राष्ट्र जो थे उसका निर्माण होने लगा। इटली और जर्मनी राष्ट्र भी इसी उदय हो गए, मतलब इसी प्रकार इटली और राष्ट्र भी आपस में जन संघर्ष करके, राजा के ऊपर राजक्रांति करके, वह भी अपना इटली और जर्मनी को एकीकरण बना लिया, निर्माण कर लिया। यहाँ देख लीजिए इटली देख लीजिए। अब यूरोप में यहाँ देख लीजिए, थोड़ा हम टॉप कर दे रहे हैं ऊपर में। यूरोप में इटली एक समय की घटना थी, मतलब जो यूरोप था, यूरोप में इटली एक समय की घटना थी कि जहाँ भी राजनीतिक विखंडन की स्थिति विद्यमान थी, मतलब राजनीतिक राजा के कारण से जो विखंडन हो गया था, वहाँ पर विखंडन में टूटना हो जाता, जो वहाँ अलग अलग पार्टों में टूट गया था जो देश था, वही विद्यमान थी, वही वहाँ देखने को मिल रहा था। इटली अनेक वंशगत उदार अधिकारी जो हो बचा। यहाँ देख लीजिए राजाओं के, यहाँ देख लीजिए बहुसंगत राजाओं के रूप में बटा था, मतलब जो बहुसंगत राजा थे, बहुत लोग बहुत ही सम्मिलित रूप से जो राजा थे उन्हीं में बटा हुआ था, उन्हीं रूप में बटा हुआ था। 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जो 19वीं सदी थी उसमें इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। यहाँ देख लीजिए आप, 7 राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र बनेगा, देख लीजिए आप ऐसे देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर इसके, यह इटली का निर्माण है, देख लीजिए इसके एक राज्य में
इतावली राज्य घरोन का शासन थी, मतलब जो घरोन थे उनका शासन था। एक राज्य था जो इतावली राज्य था, उसका उस पे घरोन का शासक था, तथा उत्तर के जो भाग थे, उत्तरी भाग में ऑस्ट्रेलिया हैसवर्ग नामक शासकों के अधीन था। जो हैसवर्ग नामक शासक थे उनके उत्तरी भाग उनका था, तथा मध्य क्षेत्र जो मध्य में क्षेत्र था, जो बीच में क्षेत्र था, मध्य क्षेत्र में पोप का शासन था। जो पोप थे उनका शासन था, पोप राजा थे उनका शासन था, तथा दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बो राजाओं का शासन था, जिसके कारण इटली बिखरा हुआ था। इसी के कारण इन्हीं राजाओं ने इटली को बिखेर दिया हुआ था, विखंडन कर दिया गया। इटली के एकीकरण से पहले चरण में विखंडन कांग्रेस के जो कांग्रेस के निर्णय थे, जो उनका सोच विचार था, निर्णयों के अनुसार इटली यूरोप की एकमात्र इकाई बनकर रह गया। मतलब जो यूरोप की जो इटली थी वह एक इकाई बन गया था, जिसके बाहर वहाँ के छोटे छोटे एकमात्र इकाई बनकर रह गए थे। मतलब वो इकाई बनकर राज्यों की जनता राष्ट्रीय भावना में प्रेरित हो गए। जो राज्य की जनता थे, वहाँ जो राजाओं के अंतर्गत जो जनता थे, वह राष्ट्रों के वजह, मतलब राष्ट्र से उनका लगाव हो गया और प्रेरित हो गए। वह भी उनके मन में भावना कि हाँ, इटली को एक राष्ट्र बना देना चाहिए। अपनी एकता और स्वतंत्रता की इच्छा जागृत की, और इटली के राज्यों के निरंकुश शासक अपनी सत्ता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वो अपनी सत्ता को त्यागने के लिए तैयार नहीं थे, जो आने का भागों में जो राजाएं थे। इटली के देशभक्तों ने आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब जो इटली के देशभक्त थे, जो कह रहे थे इटली हमारा देश, हम इटली के प्रति अपना मतलब जान भी समर्पित कर देंगे, वह देशभक्त थे। जैसे आप कहते हैं भारत माता की जय, आप अपने भारत माता के देशभक्त हैं, अपने देश के देशभक्त हैं। इसी प्रकार वह इटली के देशभक्त थे और वह आंदोलन शुरू कर दिए अपने देश को आज़ाद करने के लिए। देशभक्ति में मेस्सिनी ने विद्रोह को सफल बनाया। मतलब जो मेस्सिनी था वो विद्रोह को सफल बना दिया, आगे बढ़ा दिया, प्रयास किया। मतलब उसने प्रयास भी किया और आगे भी बढ़ाया। द्वितीय चरण में गैरीवाल्डी और काबूर ने, जो गैरीवाल्डी और काबूर थे, इसे याद कीजिएगा, गैरीवाल्डी और काबूर ने अर्थक प्रयास किया। मतलब गैरीवाल्डी और काबूर ने अर्थक बहुत ही प्रयास किया, इटली को एकीकरण कर एक किया जाए। इटली के तीसरे चरण में मेस्सिनी तथा गैरीवाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। मतलब जो सिसिली क्षेत्र था और नेपल्स क्षेत्र था, उस पर अधिकार कर लिया, और रोम तथा वेनेशिया पर आक्रमण, जो रोम था क्षेत्र और वेनेशिया था, रोम और वेनेशिया था, उस पर आक्रमण करने के योजना बना दिए। मतलब सोचे सब रोम और वेनेशिया, उस पर भी आक्रमण कर उसे भी एकजुट किया जाए। इस प्रकार चौथे चरण में 20 सितंबर 1870 को इटली का राष्ट्रीय एकीकरण पूरा हो गया, तथा इटली अपने नए समूह में सामने आया एकीकरण होके। अब इटली एक राष्ट्र बन गया। इसे आप समझ सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। यह थोड़ा लंबा है, इसे आप 2-3 बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आपको छप जाएगा आपके दिमाग में। यह कोई हार्ड नहीं होता है, दिखने में इतना बड़ा लग रहा है दोस्तों। इसे जब पढ़ लेंगे 1-2 बार ना, तो आपको याद हो जाएगा। ये सब हम वैसे भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये सब हमको पता है। हम भी 1-2 बार पढ़कर इसको रिवाइज मार चुके हैं। आप भी पढ़कर रिवाइज मार दीजिए, अभी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। सिर्फ समझिए, याद करने के चक्कर में पड़िएगा। इसके ऐसे याद मत कीजिए। इसको एक बार ऐसे पढ़ लीजिए, वैसे ही आपको फिर कल एक बार पढ़ लीजिए, फिर परसों एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद से आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको याद हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, नेपोलियन के द्वारा
मतलब सुधारों को बताइए जो नेपोलियन ने सुधार किया था। नेपोलियन ने आया और सुधार किया, उसी सुधारों को बताना है। यहाँ देख लीजिए, पहला पॉइंट देख लीजिए, 1804 की नागरिक संहिता बनाया। कौन बनाया? नेपोलियन ने 1804 में नागरिक संहिता बनाया। इस कानून को हम नेपोलियन के संहिता के नाम से भी जाने जाते हैं। मतलब जो ये नागरिक संहिता बनाया नेपोलियन ने बनाया, इसलिए हम नेपोलियन की संहिता भी जाना जा सकता है। देख लीजिए यहाँ दूसरा पॉइंट, इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को ख़त्म कर दिया। मतलब यह जन्म पे जो विशेष अधिकार थे उसको ख़त्म कर दिया। जैसे वह राजा है तो राजा का बेटा ही राजा होगा, इसको ख़त्म कर दिया। यही जन्म की आधारित विशेष अधिकार हैं। जो राजा की बेटा राजा होगा, इसी को ख़त्म कर दिया हुआ। जो राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब वोट पड़ेगा, वोट के बाद अनुसार जो भी जीतेगा, जिसका भी वोट अधिक होगा वही राजा बनेगा। जन्म के आधारित पर कोई राजा नहीं बनेगा, इसको ख़त्म कर दिया हुआ। दूसरा देख लीजिए, इसने कानून के सामने सबको बराबरी का हक कर दिया और शांति संपत्ति के अधिकार को मजबूत बनाया। यहाँ देख लीजिए, इसने जो कानून था, वहाँ कानून के सामने सभी को बराबर के अधिकार दिया। मतलब जो भी अमीर गरीब जो भी रहेंगे वह सब कानून के सामने सभी बराबर होंगे। और जिनका जो भी संपत्ति है, जो जितना भी संपत्ति रखना चाहते हैं वह रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वह रखना चाहते हैं यदि तो रख सकते हैं। वह 10 मंडा 5 अंडा 10 कोठरी 8 कोठरी जो भी उनका संपत्ति है वह रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उस राजा को। वह इस समानता को ख़त्म कर दिया। देख लीजिए हाँ। तीसरा देख लीजिए, डच गणतंत्र स्विट्जरलैंड इटली और जर्मनी के नेपोलियन ने प्राशनिक विभाजन को सरल बनाया। जो प्राशनिक विभाजन था, अलग अलग डच था, इटली था और जर्मनी था, अलग अलग पार्ट में बिखरे हुए थे, तो उसको सरल बना गया। प्राशनिक विभाजन को एक कर दिया, एक राष्ट्र बना दिया। कुछ शुल्कों से मुक्त भी करा दिया। मतलब जो मान लीजिए स्विट्जरलैंड से इटली जाते हैं, इटली से जर्मनी में जाते हैं, या फिर जर्मनी से इटली में आते हैं, तो जो टैक्स लगता था, जो आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो आपको इतना टैक्स देना होगा, इतना पैसा देना होगा, तब आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं व्यापार करने के लिए या फिर वो कुछ भी करने के लिए। तो उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको मुक्त कर दिया गया दोस्तों। उस शुल्क को मुक्त कर दिया गया। चौथा देख लीजिए, संपत्ति व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। जो संपत्ति व्यवस्था थी, समानती है दोस्तों, यह समानती व्यवस्था है, समानती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। यहाँ जो समानती व्यवस्था अब नहीं रहेगी, उसे ख़त्म कर दिया गया वहाँ पर। पाँचवा देख लीजिए, यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। जो यातायात था और संचार व्यवस्था था उसे सुधार दिया गया। यातायात मतलब नाप तौल की प्रक्रिया थी, वह मान लीजिए यहाँ आप भारत में तौले तो 2 किलो है कोई चीज़, एक मान लीजिए 1 किलो आप गेहूँ तौले तो भारत में 2 किलो है, वो उसी को ले जाकर आप 1 किलो, जैसे यहाँ पर एक गेहूँ तौले एक पॉलिथीन में रख कर तो 2 किलो है, और उसी को ले जाकर आप तौल रहे हैं नेपाल में तो वहाँ हो जा रहा है 4 किलो। तो इसी व्यवस्था को वह सरल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर यदि 2 किलो है तो वह नेपाल में भी 2 किलो होना चाहिए। इसी को वह फ्रांस में किया। यहाँ भारत और नेपाल की बात समझाने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ यह फ्रांस में किया गया। इससे लोगों को आसानी हुई, लोगों को जो घाटा लग रही थी व्यापार करने में उसे सफलता हुई। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए, किसानों, कारीगरों, मजदूरों और उद्योगपतियों को युक्ति दिलाई गई। जो किसान थे, कारीगर थे, मजदूर थे और जो उद्योगपति बिजनेसमैन थे, उन्हें मुक्ति दिला दिया गया। जो आप जाओ, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, जो भी मन करे वो भी कर सकते हो, आप पैसा कमा सकते हो किसी भी प्रकार से। देख लीजिए दोस्तों, नेपोलियन ने 29 राज्यों का एक महासंघ बनाया। जो नेपोलियन था वह एक और सुधार किया था, तो क्या था, 29 राज्यों का एक महासंघ बनाया और सबके लिए कानून एक जैसा बना दिया। वह सभी के कानून एक जैसा बना दिया और 29 एक महासंघ बना दिया। 29 जो राज्य था उसे एकजुट कर एक बना दिया। इसको देख लीजिए दोस्तों, यही उसका बरकरार रहने वाला है अंत तक। अभी आगे आप देखिए क्या क्या होता है फ्रांस में, यूरोप में, आप देखिए आगे आगे क्या होता है। यहाँ देखिए, फ्रांस
फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकी थी। मतलब फ्रांस ने कौन से ऐसे अनेक कदम उठाए थे जिससे फ्रांस में क्रांतिकारियों के प्रति समूह पहचानने का भावना जो था वह पैदा हो सकी, उसी को बताना है। देख लीजिए दोस्तों, उत्तर में देख लीजिए आप, कोई भी नागरिक हो उसके लिए संविधान में एक समान अधिकार बनाया गया। मतलब कोई भी नागरिक हो उसके लिए संविधान समान होगा, कोई अलग भेदभाव संविधान नहीं रहेगा, एक ही संविधान रहेगा और उसी के अंतर्गत सभी नागरिक रहेंगे, जिसमें संविधान के अंतर्गत सभी नागरिकों को एक विश्वास दिलाया गया कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिया गया और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि सभी नागरिकों के लिए संविधान एक रहेगा और सभी को लिए एक समान अधिकार दिया जाएगा। और फ्रांस में एक नया झंडा चुना गया और फ्रांस था, उसमें एक नया झंडा चुना गया जो सबकी पहचान थी और वह झंडा सबकी पहचान थी। और चुनाव स्टेट जनरल द्वारा किया जाने लगा। जो चुनाव था वह स्टेट जनरल के द्वारा किया जाने लगा और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। जो स्टेट जनरल था उसमें जब चुनाव होने लगा तो उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया। और स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया गया। सक्रिय नागरिक कौन थे? जो 18 साल से ऊपर थे या फिर 20 साल से ऊपर होते हैं, उसे ही सक्रिय नागरिक कहते हैं। सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा और नई नई कहानियाँ लिखी गई। जो नई कहानियाँ लिखी गई देश के प्रति लगाव के बारे में, जो देश के मतलब लोगों के अंदर एक भावना उत्पन्न हो देश के लगाव में, इसकी नई नई कहानियाँ लिखी गई। आज़ादी की शपथ ली गई, जो आज़ादी करना था, आज़ादी की शपथ ली गई, जो हमें आज़ाद करना है गई। सदियों ली गई, सदियों तक गुणगान गाया, मतलब शहीदों का गुणगान गाया गया। मतलब जो शहीद थे उनका गुणगान किया गया, अगर गुणगान मतलब उनका गीत गाया गया, उनका प्रचार किया गया। यह सन देश के यह सब यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यह सब देश के नाम पर हुआ। जो देश था उसके नाम यूरोप के नाम पर हुआ। हम सब लोग एक ही हैं देश के, यह उनको विश्वास दिया गया कि हम सभी लोग एक ही देश के लोग हैं। इसके अलावा एक केंद्रीय प्रशासनिक विभाजन लागू कर दिया, मतलब इसी के अलावा एक केंद्रीय प्रशासनिक विभाजन लागू कर दिया गया, जिसका अर्थ है, इस केंद्रीय प्रशासनिक विभाजन का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जो पूरे देश पर लागू हो। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। ऐसी व्यवस्था जो पूरे देश के लिए पूरे देश पर लागू हो, पर व्यक्ति पर लागू हो, हर व्यक्ति का लागू हो। मतलब जो भी व्यक्ति हैं उस पर सभी व्यक्तियों पर लागू हो और पूरे देश पर लागू हो। फ्रांस में रहने वाले जितने भी लोग थे उनके लिए एक समान कानून बनाया गया। जो फ्रांस में सभी लोग थे उस सभी को लिए एक समान कानून बनाया गया। फ्रांस में जो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, इन सबको हटा दिया गया। जो फ्रांस में प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट जो वर्ग बटे हुए थे उसे हटा दिया गया और समान कानून बनाया गया, जो सभी के लिए समान कानून बनाया गया है। और आयात निर्यात शुल्क खत्म कर दिया गया। जो आयात निर्यात शुल्क था उसे खत्म कर दिया गया और भार तथा नापतोल को एक समान की गई। जो भार तथा नापतोल जो बताएं हम, यदि यहाँ किनेंगे तो 2 किलो, वही अमेरिका में जाकर 4 किलो हो जाएगा। तो इसी को एक समान बना दिया गया। जो यहाँ 2 है तो यहाँ कर भी 2 होगा। या फिर ये आपके यहाँ उत्तर प्रदेश में किने तो 2 किलो, जाकर बिहार में बेचे तो 1 किलो हो जा रहा है। तो इसको सामान बनाया गया, इसको यहाँ कर भी 2 किलो होगा तो वहाँ कर भी 2 किलो होगा। इसी नापतोल को सामान बनाया गया। भार को भी सामान बनाया गया, भार यही हो जाएगा 2 किलो, 2 किलो यही नापतोल, भार यही है। आयात और निर्यात जानते हैं, आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ रहा था उस समय वहाँ के देश में। यहाँ देख लीजिए अब इसको ख़त्म कर दिया गया। जो आप एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, कर देने की आवश्यकता नहीं है। कर में टैक्स होता है दोस्तों, जो हम टैक्स भरते हैं उसी को कर कहते हैं। यहाँ देख लीजिए नापतोल की व्यवस्था को सामान बनाया गया। इसके अलावा फ्रेंच को राष्ट्रवाद, जो फ्रेंच था, फ्रेंच को राष्ट्रवाद
भाषा बना दिया गया। लोगों के अंदर भावना उत्पन्न हो, एकता की भावना उत्पन्न हो, उसी के लिए देश में जो था फ्रेंच को राष्ट्रभाषा बना दिया गया। ये सब सभी सुधार किए गए, ये सब सभी लोगों पर लागू किए गए, तभी यहाँ फ्रांसीसी क्रांतियों के बीच सामूहिक पहचान बना। वह सब एकजुट हुए और फ्रांस में लड़ाई दंगा करने के लिए, मतलब संघर्ष करने के लिए प्रेरित हो गए। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग क्या होंगे, देख लीजिए। यहाँ पहले हम देखेंगे कुलीन वर्ग क्या होगा। तो यहाँ यह हेडिंग जो है कुलीन वर्ग क्या है, देख लीजिए। तो पहला देख लीजिए, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से यह जमीन के मालिक थे। जो कुलीन वर्ग थे तो वो क्या थे, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से वह जमीन के मालिक थे। दूसरा देख लीजिए, यूरोप महाद्वीप के यह सबसे प्रभुत्वशाली थे। मतलब ये यूरोप महाद्वीप के सबसे मतलब शक्तिशाली थे और प्रभावित होने वाले लोग थे, जब बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जा रहे थे। मान लीजिए आपको देश के प्रति लगा हुआ तो बहुत ही जल्दी देश के प्रति प्रभावित हो जा रहे थे और देश से लग जा रहे थे, काम करना स्टार्ट कर दे। तीसरा देख लीजिए, ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी इलाकों में मालिक थे। मतलब ये अमीर भी थे। या ग्रामीण इलाकों में इनका जायदाद बहुत था और शहरी इलाकों में इनकी हवेलियाँ बहुत थी और उनके मालिक थे या मालिक। चौथा देख लीजिए, यह बड़ी बड़ी कामों में या फ्रेंच भाषा के उपयोग, मतलब ये भी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। और जब भी बड़े बड़े काम करते थे, अमीर हैं बड़े बड़े काम करते ही होंगे, तो जब बड़े बड़े काम करते हैं तो फ्रेंच भाषा का उपयोग करते हैं। पाँचवा देख लीजिए, यह शक्तिशाली बहुत थे, मतलब शक्तिशाली या बहुत थे और प्रभावशाली भी थे, आप ऊपर पढ़े हैं, लेकिन इनका संख्या बहुत ही कम था। संख्या इनका कम था, तो अमीर थे, अमीर का संख्या कम होता ही, आप जानो का इस समय तो बहुत अधिक हो गया अमीरों की संख्या, क्योंकि इस समय भारत में ही बहुत अमीर हो गए हैं सब लोग। यहाँ देख लीजिए मध्य वर्ग। मध्य वर्ग कौन थे, यहाँ देख लीजिए ऊपर नया मध्य वर्ग, वही है नया मध्य वर्ग। यहाँ पहला देख लीजिए, इंग्लैंड में बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण एक नया समूह बनकर सामने आया। जो इंग्लैंड में बहुत ही बिजनेस बढ़ गया, उसी बिजनेस में जो भी लोग बढ़े थे वही मध्य वर्ग लोग हैं। इसी मध्य वर्ग के बीच वह बिजनेस मैन हैं। यहाँ देख लीजिए दूसरा, यह श्रमिक वर्ग, श्रमिक मीन्स मजदूर होता है दोस्तों। श्रमिक वर्ग के लोग और उद्योगपति, व्यापारी और उद्योग में कंपनी होता है, कंपनी फैक्ट्री, उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों के से मिलकर बने थे। मतलब देख लीजिए मजदूर से और जो कंपनी में लोग रहते थे, कंपनी वाले लोगों से या फिर फैक्ट्री वाले लोगों से, व्यापारी जो थे व्यापार करने वाले लोग थे, और जो सेवा क्षेत्र थे वकील वगैरह थे, वकील डाक ये सब थे। सेवा क्षेत्र में वकील डाक वगैरह आते हैं के लोगों से यह मध्य वर्ग बना था, नया मध्य वर्ग। तीसरा देख लीजिए, राष्ट्र का विचार सबसे पहले मध्य वर्गों में ही आया। जो राष्ट्र का विचार था सबसे पहले किसके विचार, तो मध्य वर्ग ही राष्ट्रवाद का विचार पहले स्पष्ट किए। यहाँ देख लीजिए, जब कुलीन के अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया, जो कुलीन लोग थे उनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया, जिसे आप पढ़ें ऊपर, तो तब राष्ट्रवाद मध्य वर्ग के बीच ही आया। मतलब जब कुलीन के अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, कुलीन वाले अधिकार को ख़त्म कर दिया गया, कुलीन में जो लोग रहते थे, तब उसके बाद से राष्ट्रवाद का जो मध्य वर्ग था, मध्य वर्ग मतलब जो राष्ट्रवाद का जो भावना था वह मध्य वर्गों के बीच आ गया। यहाँ चौथा देख लीजिए, जो शिक्षित लोग थे, मतलब जो पढ़े लिखे थे, शिक्षित लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, वही प्रथम राष्ट्रवाद मन में लाए। जो पढ़े लिखे लोग थे वही प्रथम राष्ट्रवाद मन में लाए। तो देख लीजिए, जो पढ़े लिखे रहेंगे वही तो कंपनी में रहेंगे, वही व्यापार कर सकते, वही मजदूर तो मान लीजिए नहीं पढ़े लिखे होंगे, लेकिन कुछ इसमें पढ़े लिखे भी लोग थे, वही प्रथम राष्ट्रवाद अपने मन में लाए। यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए, उदारवादी के प्रति राष्ट्रवाद का क्या मतलब था। जो उदारवादी लोग थे वह राष्ट्रवाद के मतलब राष्ट्रवाद के प्रति क्या समझते थे। यहाँ देख लीजिए पहला पॉइंट, उदारवादी यह चाहते थे कि कानून को समान बनाया जाए और बराबर, मतलब कानून था, कानून के सामने सबको बराबर रखा जाए, यही उदारवादी चाहते थे। दूसरा देख लीजिए, और मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था, जो मध्य वर्ग लोग थे, जो ऊपर वाले मध्य वर्ग के मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी, मतलब व्यक्ति के लिए आज़ादी हो
और सबकी बराबरी का एक समान हो, मतलब व्यक्ति को आज़ाद किया जाए और सबकी बराबरी का एक समान हो, मतलब सभी बराबर हों, कोई गरीब अमीर ना हो। तीसरा देख लीजिए, उदारवादी चाहते थे कि ऐसी सरकार बने जो सबकी सहमति से हो, मतलब जो उदारवादी चाहते थे जो ऐसी सरकार बनाया जाए जो सबकी सहमति से हो, वो वोटिंग कर बना हो, मतलब वो वोट के द्वारा चुना हो जाए, उदारवादी चाहते थे। चौथा देख लीजिए, उदारवादी निरंकुश शासक और पादरी वर्ग में जो राजा था, राजा के रिश्तेदार वगैरह आ रहे थे, पुजारी वगैरह आ रहे थे, उनके संपत्ति चाहते थे, मतलब उनको समाप्ति चाहते थे। जो पादरी वर्ग है उसका समाप्ति कर दिया जाए, जो निरंकुश राजा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, कोई योग्य शासक आए, यही चाहते थे। पांचवा देख लीजिए, उदारवादी चाहते थे कि देश संविधान के तरीके से चले, जो देश है उसमें संविधान लागू कर दिया जाए और वह संविधान के तरीके से चले। देख लीजिए छठा पॉइंट देख लीजिए, उदारवादी बाजारों में मुक्ति चाहते थे, मतलब उन्हें बाजारों में मुक्ति चाहते थे। उदारवादी चाहते थे कि हमें बाजारों में मुक्ति कर दिया जाए, कोई लूटपाट नहीं होगा बाजार में, हम बेचेंगे स्वतंत्र वापस आएंगे, स्वतंत्र बेचेंगे पुनः जाकर। लेकिन वहाँ पर लूटपाट कभी कभी कर दिया जा रहा था, तो इसी को वह मुक्ति चाह रहे थे। और सरकार को रोक को ख़त्म, मतलब जो सरकार रोक लगाया था उसको ख़त्म करना चाहते थे। जिस सरकार हम पर जो भी रोक लगाया उसे ख़त्म कर दिया जाए, इसी को समझाया जा रहा है। देख लीजिए, उदारवादी आप पढ़ चुके हैं, नया मध्य वर्ग पढ़ चुके हैं, कुलीन वर्ग पढ़ चुके हैं। इन तीनों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, यह पूछा जाता है अक्सर कर। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, वियना संधि क्या होता है उसे देख लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बोर्ड पेपर में आता है, स्कूल पेपर में भी आता है। वियना संधि क्या होता है उसे देख लीजिए। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, कौन ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, मतलब इन्होंने, ये चारों देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। जो वियना एक स्थान है उसी में मिले, जो इनके ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रतिनिधित्व हैं वह वियना में मिले, यूरोप के भविष्य तय करने के लिए, जो यूरोप आगे कैसे रहेगा, कैसे क्या होगा जब नेपोलियन को हरा दिया गया। तो इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किए थे, मतलब इसका जो चांसलर थे वो ड्यूक मेटरनिक किए थे, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो मेजबानी किए थे, इसका जो देखभाल किए थे। ये प्रतिनिधियों ने 1815 का वियना संधि तैयार की, जिसमें उन सभी बदलावों को ख़त्म करना था जो यह जब वियना संधि तैयार किए इसके प्रतिनिधि ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया के, तो उसमें यह था कि जो भी नेपोलियन को हरा दिया गया, जो भी नेपोलियन ने सुधार किया, बदलाव किया, उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। यही इन लोगों का उद्देश्य था, इनके प्रतिनिधित्व को ख़त्म करना था, जो नेपोलियन के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश के वंशजों को सत्ता में फिर से बहाल के देख लीजिए। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, लुईस सलामों को हटा दिया गया था। अब लुईस सलामों के वंशज को सत्ता में पुनः बहाल किया गया, पुनः उसको सत्ता में लाना गया और शासक बनाया गया, और राजा घोषित कर दिया। देख लीजिए, उसे राजा भी बना दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। बुर्बो वंश के वंशजों के राजा भी बना दिया गया, जिसको नेपोलियन के युद्ध करके जीता था, मतलब जो नेपोलियन ने युद्ध कर जीता था, जो भी जीता था उसे नेपोलियन ने युद्ध कर जीता था। नेपोलियन ने जो 29 राज्यों का महासंघ बनाया था उसे बरकरार रखा गया, मतलब देख लीजिए, नेपोलियन के जो भी सुधार किया था उसे ख़त्म कर दिया गया, और जो 29 राज्यों का महासंघ बनाया था उसे बरकरार रखा गया, उसे ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि वह बहुत ही मेहनत से यह किया था। तीसरा देख लीजिए, 1815 में जो राजा फिर से रूढ़िवादी शासन के द्वारा बनाए गए थे, वह फिर से निरंकुश हो गई, मतलब जो लुईस 16वें के, मतलब जो
बुरु वंश के वंशज फिर से सत्ता में आया राजा बनकर, तो वह फिर से निरंकुश हो गया, वह अयोग्य हो गया। जो राजा बनी वह फिर से आलोचना बर्दाश्त करना बंद हो गई। देख लीजिए, जो बुरु वंश के वंशज थे वह बना राजा, राजा बनने के दौरान आलोचना और असहमति बर्दाश्त करना बंद कर दिया। जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, जो भी लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, बुरु वंश के वंशज के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उन्हें सख्त सज़ा दिया, उन्हें तुरंत सज़ा दिया जाता था, कठोर से कठोर। यहाँ देख लीजिए, सेंसरशिप के नियम बनाया गया। एक सेंसरशिप का नियम होता है, उसे बनाया गया। इसमें राजा के खिलाफ नहीं बोला जा सकता था। ये सेंसरशिप के नियम में ऐसा था कि आप राजा के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हो। और अखबारों पर राजा के खिलाफ नहीं छापा जा सकता है। इस सेंसरशिप का नियम था कि आप राजा के खिलाफ नहीं बोल सकते या राजा के खिलाफ आप अखबारों में कुछ छाप नहीं सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, इटली के क्रांतिकारी थे वह कौन कौन थे, और इटली के किस प्रकार क्रांतिकारी हुई इटली में, उसे देख लीजिए। जूसेपी मस्सेनी, इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था। जूसेपी मस्सेनी का जन्म कब हुआ था? 1807 में जिनेवा में हुआ था। यह कार्बोनारी का सदस्य बन गए। इन्होंने दो और संगठन बनाया, जिसका नाम यंग इटली तथा यंग यूरोप था। जो संगठन बताया यंग इटली और यंग यूरोप था। जो युवा या यूथ के इनकी बात मानते, जो वहाँ के युवा और यूथ लोग थे वह इनकी बात मानते थे, जूसेपी मस्सेनी का। यह देख लीजिए, इनके अनुसार राष्ट्र ही देश की प्राकृतिक हमारा इकाई है। मतलब इनके अनुसार जो राष्ट्र है, राष्ट्र ही देश की प्राकृतिक इकाई है। इनके अनुसार यह कहते थे कि इटली के छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक देश बनाया जाए। मतलब ये कहते थे इटली के जो छोटे छोटे राज्य हैं उसे जोड़कर एक देश बनाया जाए। छोटे छोटे टुकड़े, अतः यह छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं रह सकता। जो छोटे छोटे टुकड़े थे वह नहीं रह सकता छोटे छोटे टुकड़े में। इसे एक राष्ट्र बनाना चाहिए। मस्सेनी राजतंत्र का विरोध करते थे। जो मस्सेनी था वह राजतंत्र मतलब राजा के विरोध करते थे, और यह रूढ़िवादी ताकतों को हरा दिए, और यह कामयाब भी हुए, रूढ़िवादी ताकतों को हरा दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है इसे देख लीजिए। जो आप वहाँ शुरू में हेडिंग पढ़े वही है दोस्तों। एक घटना जिसने पूरे यूरोप को शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं में का संचार किया। हाँ तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ यूनान का स्वतंत्रता संग्राम एक घटना देख लीजिए, एक घटना जिसने पूरे यूरोप को के शिक्षित अभिजात वर्ग के राष्ट्रीय भावना में का संचार किया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, यूरोप में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादियों की संख्या बढ़ती चली गई। जो राष्ट्रवादी थे और क्रांतिकारी थे उनकी संख्या जो थी बहुत बढ़ती चली गई। तो यूनान में आज़ादी के लिए लड़ाई 1821 में शुरू हो गई। मतलब यूनान के लिए भी लड़ाई चालू हो गई। दूसरा देख लीजिए, लड़ाई में यूनान में राष्ट्रवादियों का मदद, जो राष्ट्रवादी थे उस राष्ट्रवादियों की मदद, अतः यूनान का मदद न्यूयॉर्क में रहने वाले यूनानियों से मिला। यूनानियों और कवियों से यूनानियों को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशा की एक मुस्लिम साम्राज्य के विद्रोह में उसको सफल बनाया गया। यहाँ देख लीजिए, जो यूनान थे यूनानियों का मदद कौन कर रहे थे? तो यूनानियों का मदद निर्वासन में रहने वाले यूनानियों ने कर रहे थे। यूनान का मदद आई, इसी यूनान का मदद के वजह से जो था कवियों ने भी अपनी भावना मतलब अपनी कवियों ने भी अपना कुछ मदद किया उसमें यूनान को स्वतंत्रता संग्राम करने में। इस प्रकार यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, मतलब यूनान भी स्वतंत्र हो गया, यूनान भी एक राष्ट्र बन गया। आई होप आप समझ चुके होंगे। इस पूरे चैप्टर समाप्त होता है।
और यदि आप पूरे अंत तक देख चुके हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपके परीक्षा में बोर्ड पेपर हो या फिर स्कूल पेपर हो, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है आपके बोर्ड पेपर में या फिर स्कूल पेपर में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका विज्ञान के कक्षा 10 विज्ञान के सभी चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है, आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और जो भी पढ़ाते हैं हम उस चैप्टर से कुछ बाहर नहीं आता, जो भी आता है यदि उस चैप्टर से आएगा तो उसी वीडियो से आएगा, उस चैप्टर से उससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों, जाकर आप देख सकते हैं। देख लीजिए, इसमें एक आपको सलाह दे रहे हैं, जो भी ये बड़ा जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसे डरिएगा मत, उसे 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो वह आपको छप जाएगा दिमाग में। यह कोई हार्ड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्तों।